सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जिसने जिसने वो प्रश्न पूछने हो आप पूछ सकते हैं। मैं उस पर स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद अरुणा जी का प्रश्न भी ले लेंगे। हाँ जी, श्वेता जी आप बोल रही थी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। हाँ, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। हर दिन लाइफ एक ना एक प्रश्न, क्वेश्चन एक ना एक हर दिन थ्रो होता रहता है। बट ठीक है। ठीक बात। जो चरित्र और चरित्र निर्माण होता है ना, ये बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और मैं ये समझता हूँ कि 90% टाइम्स जो हम बच्चे होते हैं जब, तो हम अपने पेरेंट्स को देख के इसको इम्बाइब करते हैं ज्यादा, रादर देन बीइंग टॉट टू अस। और सिखाना तो जरूरी होता ही है, हर बच्चे को ये सिखाना जरूरी होता है कि बेटा यूं करो, यूं नहीं करो। लेकिन वो एक लेवल के बाद वो सिर्फ सिखाने से काम नहीं चलता। एक लेवल के बाद ये होता है कि बच्चा रिबेल कर जाएगा अगर आप उसको पुश करते रहेंगे तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि उसके सामने एज एन एग्जाम्पल इस चीज को रख दिया जाए कि जैसा मैं कर रहा हूं तुम उसको फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है, पर वो इम्बाइब करेगा, पेरेंट्स को देख के इम्बाइब करेगा। तो ये चीज चरित्र जो होता है ना, इसका निर्माण होना बहुत जरूर है, बहुत जरूरी है। बिकॉज किसी जमाने में, आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 70 साल पहले, हर एक सोसाइटी में, इवन कैनेडियन स्कूल्स के अंदर भी चरित्र निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सिखाया पढ़ाया जरूर जाता था। लेकिन अब वो सब कुछ हट गया है, कोई मॉरल्स नहीं सिखाए जाते ना पढ़ाए जाते, क्योंकि वो सारे मॉरल्स रिलीजन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो सब हट चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में भी वही मॉरल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने हैं, दूसरों में भी, सब में वही मॉरल्स हैं। सब आपको यही सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट ईच अदर, चोरी मत करो, डकैती मत करो, औरतों की इज्जत करो, अपने नेबर के साथ प्यार करो, सब यही बातें सिखाते हैं साथ। लेकिन वो क्योंकि रिलीजन का नाम आ गया है, तो सब के सब मॉरल्स जो हैं वो पीछे हट गए, हटा दिए गए सब स्कूलों से। और हमारे यहाँ तो सारा का सारा, इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम सारा कंट्रोल्ड ही कम्युनिस्ट का था। तो कम्युनिस्टों ने तो यही किया है कि किस तरह से चरित्र का सत्यानाश कर दिया जाए, चरित्र रहा ही ना जाए, रखा ही ना जाए, क्योंकि वो खुद भी नहीं मानते किसी चरित्र में, और ना वो किसी को इम्बाइब करने देते हैं इसमें। कम्युनिस्टों की पॉलिसी होती है कि किसी में कोई चरित्र नहीं होना चाहिए, आदमी हर किस्म की ओछी गंदी नीच हरकत करने को तैयार रहना चाहिए जब भी जरूरत हो। ये उनका प्रिंसिपल है, तो ये उनके प्रिंसिपल पर ही चालू है। सो हमारे यहाँ तो वो, क्योंकि उन्होंने इंडिया में कम्युनिस्टों ने सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ था एजुकेशन का सिस्टम, तो सब सत्यानाश कर दिया उन्होंने। लेकिन वहां जरूरी हो जाता है कि अपने बच्चों को हम इसकी शिक्षा अलग तरीके से दें, उनके सामने ऐसी पुस्तकें रख के दें जिसको उनको पढ़ने का शौक हो। अगर कोई पुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़ता तो उसको थोड़ा इंस्पायर करना पड़ता है। अब आजकल जैसे बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन की चीजें ही चाहिए, फोन पर, कंप्यूटर भी अब शायद कोई नहीं देखता, सबका काम टेलीफोन से ही हो जाता है, छोटा सा एक जो स्मार्टफोन है उसी से काम हो जाता है। तो फोन पर भी उनकी साइट्स को, वो साइट्स बता के उनको बताइए जिसमें कुछ एजुकेशन मिलती हो, जिसमें कुछ देश की सभ्यता के बारे में बात होती है, जिसमें कुछ हिस्ट्री की बात होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कितने मंदिर हैं, कैसे कैसे हैं, क्यों हैं मंदिर, ये सारी बातें। और दूसरी बात एक क्या होती है कि कभी भी अपनी किसी भी बात का, अपने कल्चर से जुड़ी, अपनी जात से जुड़ी किसी भी बात की निंदा कभी भी मत करें, नेवर। कभी मत बोलें कि ये खराब है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये अपने अपने लोगों को छोटा कभी मत दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। ये, मैं चाहे इस चीज को मानूं या ना मानूं, मैं इसका भक्त हूं या उसका भक्त हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं दुर्गा का भक्त हूं या मैं शिव जी का भक्त हूं या मैं विष्णु जी का भक्त हूं तो मैं संतोषी माँ को बुरा कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं।
या मैं कहूंगा कि इंडिया बहुत बुरी जगह है, वहां से कोई लोग अच्छे नहीं आते, वहां एजुकेशन सिस्टम खराब है, वहां की भाषाएं कभी मत ऐसा करिए, कभी मत करिए। हमेशा अपने बच्चों से अपनी सभ्यता की, अपने कल्चर की बातों को अच्छा ही बताइए। देखिए इसमें होता क्या है कि बच्चे की जो चरित्र का जो नींव होती है ना, बेस होती है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब उसको ये पता होगा कि मैं जहां से आया हूं, या मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जहां से आए हैं, वो बहुत अच्छा है, वहां सब कुछ अच्छा है, वहां सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे अभिमान होना चाहिए, आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। फिर वो क्या होगा, फिर वो बच्चा भटकेगा, इधर उधर अपनी स्ट्रेंथ को इधर उधर ढूंढने लगेगा, कभी इधर ढूंढेगा, कभी उधर ढूंढेगा, फिर वो भटक जाएगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा, फिर आपसे दूर हो जाएगा, फिर साथ नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे हमारा तो जी कल्चर छूट गया, हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, भाषा नहीं बोलते, खाना नहीं खाते, हमारे साथ ही नहीं, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये तभी होगा ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये चीज मानी जाए। घरों में ये जरूरी है कि आप अपनी बच्चों से मातृभाषा में ही बात करें। ये बहुत जरूरी है कि अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों से बात करें। चाहे बच्चा आपसे अंग्रेजी में बात करे, आप मातृभाषा में बात करें। बच्चे को मातृभाषा आनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि उसको अपना कल्चर की थोड़ी इंट्रोडक्शंस देते रहिए, हमेशा देते रहिए। हम लोग सब बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिस, तो उनको कल्चर की थोड़ी इंट्रोडक्शन। आपके अब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अगर ग्रैंड चिल्ड्रन आपको मिलते हैं तो उनको पास बैठाइए और कहानियां सुनाइए। क्या हो बेटे, मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, और बेटी मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, ये इसकी कहानी है। हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, जब बचपन में, तो मेरी एक मेमोरी है, मैं आपको उससे शेयर कर लेता हूँ। हमारी किचन थी एक घर में, पुराने घर में, काफी बड़ी किचन थी, तो उसमें काफी सारी, बहुत सारी जगह थी, और लाल रंग का फ्लोर था उसका, लाल उससे बनाया हुआ, सीमेंट से बनाया हुआ। तो उस फ्लोर पर एक अंगीठी तो मम्मी रखती थी, छोटी सी चूल्हा जिसको कहते हैं, और उस अंगीठी पे रोटियां बनाती थी। और हम चारों बच्चे हम पालती मार के, चौकड़ी मार के चारों तरफ यूं बैठ जाते थे घेर के, और हमारे पास थाली दे देती थी मम्मी, और थालियों में सब्जी दाल वगैरह पहले डाल देती थी। फिर जब गरम गरम रोटियां बनती थी, चोपड़ के थोड़ा सा घी लगाकर हाफ काटती थी, हाफ एक को दिया, हाफ दूसरे को दिया, फिर एक दूसरी रोटी बनी, फिर हाफ एक को दिया, हाफ एक को दिया, खाना शुरू कर। ठीक है, इस तरह हमको खाना खिलाया करती थी। तो हम लोग सब उसी तरह से हाफ हाफ रोटी से शुरू करते थे और खाने लग जाते थे। और साथ साथ मम्मी कहानी सुनाती रहती थी, कभी महाराणा प्रताप की कहानी, कभी ध्रुव की कहानी, कभी किसी की, कभी किसी की, साथ साथ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये चरित्र का निर्माण करता है। यही बातें हैं जो छोटे बच्चों में नींव डालती है, बेस, इसको डालना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बातें कर पाता हूं तो इसका यही एक कारण है कि मैंने बचपन से देखा है, छुटपन से अपने घर में, जब मैं किताबें देखता था घर के अंदर, तो मेरे को घर के अंदर हमेशा, व्हेन आई वाज अ बेबी, तब से मेरे को घर में वेद दिख रहे हैं। तब से दिख रहा है कि घर की शेल्फ्स के अंदर वेद पड़े हैं, वैदिक लिटरेचर पड़ा है, इस किस्म की किताबें पड़ी, तब से दिख रहा है। तो जरूरी बात है कि एज अ चाइल्ड उसकी तरफ एक इज्जत अपने दिमाग में, दिल में आ ही जाती है, क्यूरियोसिटी भी आती है, इज्जत भी आती है। फिर जब मैंने पढ़ना उड़ना शुरू किया कि मैं कुछ स्टोरी बुक्स पढूं या कुछ और पढूं, वेद तो नहीं पढ़ सकते थे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज भी ऐसे उठा के मैं सिर्फ वेद नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि सिर्फ वेद पढ़ने से कुछ खास समझ में नहीं आता, जब तक उसका भाष्य ना देखा जाए या उसके अर्थों को ना देखा जाए। ऐसे कोई सिर्फ मंत्र पढ़ के समझ में नहीं आ जाते हैं सारा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जो हैं ये इन चीजों को देखें, बहुत जरूरी है। तो फिर उसी से वो उनके अंदर जो है एक फाउंडेशन, एक नींव पड़ती है। ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें, मातृभाषा में बात करना, कल्चर के बात करना,
हर बात की बढ़ाई और अच्छाई करना, हर एक बात पर बच्चे को अपने पुरातनों की अच्छी बातों की कहानियां सुनाना, ये सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं. दे हैव टू गो साइमल्टेनियसली टुगेदर. अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनकी वो उम्र है, तो आप उनके साथ ये काम कर सकते हैं. यही बातें हैं जो चरित्र का निर्माण करती हैं. और मनुष्य के अंदर चरित्र का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. क्योंकि जब चरित्र नहीं होता है तो हम देख पाते हैं कि सारे संसार में, सारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे मुल्कों में क्या हाल होता है. लोग अपनी कंट्रीज को बेचने को तैयार बैठे होते हैं कि हम कैसे अपने देश को बेच दें. ठीक बात है ना. इतनी ज्यादा करप्शन होती है, इतनी ज्यादा करप्शन होती है कि लोगों को कोई हद नहीं है. और ये करप्शन का नतीजा हम लोगों के सामने, आंख के सामने, ये श्रीलंका जो देख रहे हैं आज हम, वो सारा करप्शन का नतीजा है. वो सिर्फ करप्शन का ही नतीजा है कि श्रीलंका जैसा हाल हो गया किसी मुल्क का, या पाकिस्तान जैसा हाल हो गया किसी मुल्क का, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है. वहां मिलिट्री करप्शन बहुत ज्यादा है और बाकी करप्शन भी बहुत ज्यादा है. ये सिर्फ दुष्चरित्रता है. और क्यों हमारे देश में आप फॉलो करें कि ना करें, आप वोट दें ना दें, डजंट मैटर, क्यों हमारे देश में मोदी इतनी स्ट्रांगली खड़ा हो पाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि चरित्रवान है. सिर्फ इसलिए कि वो चरित्रवान मनुष्य है. उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते. ना उसको अपने बेटे के लिए कोई जमा करना है, ना उसको अपनी फैमिली के लिए, ना चाचा के लिए, ना भतीजे के लिए, ना परिवार के लोग, किसी के लिए उसको कुछ जमा नहीं करना. उसको कुछ चाहिए ही नहीं. इसीलिए वो सिर्फ देश का सोच पाता है और बाकी लोग डरते हैं. इसीलिए डरते हैं ना. अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि उसने अगर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने सेंट्रल फोर्सेस को यूज किया है और हमारे ऊपर ये रेड पड़ गए हैं, या ये हो गया वो हो गया, तो आपने वो ओपनिंग तो उसको दी है ना. आपने गलत काम किया है ना, तभी तो आपके ऊपर कोई रेड पड़ रहा है. अगर आपने ना किया होता तो आपके ऊपर नहीं पड़ता, और पड़ता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप. तो चरित्र जो है ना, वो यहाँ पर बहुत, ये मैं तो एग्जाम्पल्स यूज कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन हर एक जीवन में, हर एक मनुष्य के लिए चरित्र का होना बहुत आवश्यक है. और फिर बड़े होने के बाद तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को किस तरह से संभाला जाए. क्योंकि प्रलोभन और लालच कॉन्स्टेंटली हमारे सामने आते हैं. कॉन्स्टेंटली लालच, प्रलोभन कॉन्स्टेंटली हर एक के जीवन में हर वक्त सामने आते हैं. हम सब के जीवन में आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं. तो उसको कैसे रोका? अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि चलो ये मौका मिल रहा है, उसको कैसे रोका जाए? वो तभी रुकता है जब अपने अंदर आत्मा की शक्ति, चरित्र की शक्ति स्ट्रांग हो तो. इसीलिए चरित्र का निर्माण और चरित्र के निर्माण के ऊपर ध्यान देना और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. और मैं ये समझता हूं कि मनुष्य की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु के समय भी मनुष्य को शांति, सुख तभी होता है जब वो चरित्रवान मनुष्य होता है. क्योंकि उसके अटैचमेंट्स नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझको क्या है क्या नहीं, कि मुझको ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये इतनी धन दौलत चिपकी पड़ी है, या ये चिपका पड़ा, या वो चिपका पड़ा, या मोह माया चिपकी पड़ी. क्योंकि चरित्र होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी. हर एक चीज उसी से आ जाती है, इंसान के कैरेक्टर से. तो किस चीज को बहुत जरूरी है अपने में इम्बाइब करिए, ताकि आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन इस चीज को देखें. और उनको, जो छोटे हैं उनको समझाइए, उनसे बात करिए. जो बड़े हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं. मगर जो छोटे हैं उनको आप ये चीजों को कोशिश करिए कि हम चीजों को इम्बाइब करें उनके अंदर, कि उनमें ये चरित्र आए और उनमें अभिमान आए अपनी कल्चर का, अपनी अपब्रिंगिंग का, अपने कल्चर का, अपनी भाषा का, हमारी सारी हिस्ट्री का. ये बहुत जरूरी है. खैर, मैंने तो ये यूं ही टॉपिक पकड़ लिया क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा था. जस्ट केम टू माय माइंड एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग. खैर, कोई बात पूछनी हो, कोई कमेंट हो तो बताइए. हाँ ज्योति, इन एनी फील्ड में आपको सीईओ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, टॉप पोजीशन में हो, आपकी रिस्पेक्ट तभी होती है जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है.
only then you will stand out. Everybody remembers you. नहीं तो ऐसे तो आते जाते रहते हैं लोग तो सारा. अब रतन टाटा की इतनी फिर भी admirable है, इज्जत है. Whatever he is also has a lot of wealth, but he is one guy who stands out because of his ठीक बात, character. बिल्कुल ठीक एग्जांपल है, एकदम करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात. क्या बोल रहे थे केतु जी आप? मुझे दो बातें करनी है बड़ी शॉर्टली. कि आज की ताज़ा खबर में तो आपको पता ही होगा शायद, बंगाल के टीएमसी के एक मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया. उसके जो असिस्टेंट थी उसके घर में 18 करोड़ कैश मिले. तो उसको भी पकड़ लिया, मिनिस्टर को भी पकड़ लिया और उसके एड को भी पकड़ लिया. और भी खुलासा होगा, बिकॉज यू नो दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट. मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें सिखाना चाहिए. और जैसे आपके परिवार में ऐसा होता था, हम लोग के परिवार में भी वैसा ही होता था. हवन भी होते थे हम लोग कालकड़ा में, दमदम में, और वेद पढ़ते थे और एक एक वेद का एक एक मंत्र लेते थे, उसको अर्थ समझाते थे. सो दैट वाज वेरी नाइस. सो इसमें क्या है कि अभी क्या है कि आजकल ये भी एक तरह से ट्रेंड है कि सेंसस होने वाला है भारत में. और कहा गया है लोगों को कि प्लीज व्हेन यू टॉक अबाउट योर मदर टंग, तो बोलिए आपकी मदर टंग संस्कृत है, क्योंकि आप जो भी भाषा बोलते हैं उसमें संस्कृत के काफी शब्द आ जाते हैं. तो ऐसा बोलने से क्या होगा कि द संस्कृत लैंग्वेज विल बी अपलिफ्टेड, कि भाई यस देयर आर मोर एंड मोर पीपल स्पीकिंग संस्कृत एट होम. वरना क्या होगा कि अगर कोई बोलेगा मैं मराठी बोलता हूँ, बंगाली बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि द संस्कृत लैंग्वेज विल बी रेलिगेटेड टू अ वेरी मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन. और उसको जो फंडिंग मिलनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं होगा. सो अब सेंसस हमारे घर में आएंगे लोग, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग संस्कृत बोलते हैं. और मैं कुछ मंत्र भी बोल दूंगा उनके सामने. दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट ठीक है, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, तो इट्स ओके. मगर ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि किसी दूसरी भाषा के लिए अगर आप ये करते हैं तो दूसरी भाषा सैक्रिफाइस हो जाती है, क्योंकि दूसरी भाषा भी तो भाषा है. जो भी भाषा है आपकी मदर टंग की, वो भी तो एक भाषा है, उसको भी तो चाहिए ना इम्पोर्टेंस. तो ये आई कांट से दैट दिस इज ऑलवेज करेक्ट, बट ठीक है, इट्स ओके. तो प्राइमरी भाषा एक हो सकती है, सेकेंडरी भाषा दूसरी हो सकती है. ऐसा ये हो सकता है. अगर आपसे दो ऑप्शन दिए जाएं तो ये हो सकता है कि आप दोनों भाषाओं की बात करें. ये हो सकता है. अब मैं अभी देखिए, मैं अभी 2.5 महीने हॉस्पिटल में था, और 2.5 महीने हॉस्पिटल में रोज ही नर्स आके मेरे को कपड़े वपड़े चेंज कराया करती थी और ये सब करती थी. और मेरे से हर रोज, जिसने नर्स ने काम किया, हर रोज पूछा है कि ये जनेऊ आपने ये क्या पहना हुआ है? Why are you wearing the string? What is important? Can you take it off? Do you want to still hang it? What happens if it breaks? हर रोज. तो ये 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक ये हर रोज. और कुछ ने तो कहानी पूछी, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों पहनते हो, क्या रिलीजन है आपका. तो ये आपको अपनी तरफ से अपना काम करना ही पड़ेगा. हाँ, अपना काम बिल्कुल. अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा. मैंने जीवन में कभी अपना जनेऊ नहीं उतारा, नेवर. जब से मेरा जनेऊ संस्कार हुआ था, मैंने कभी आज तक नहीं उतारा. मैंने पहना हुआ है. और मेरे घर में, मेरे ड्रॉर में हमेशा स्पेयर जनेऊ रहते हैं कि अगर टूट गया तो क्या करना है. ये हमेशा रहते हैं. ये बस वो एक संस्कार होते हैं. अगर आप डालेंगे अपने बच्चों में, अपने आप में, तो ये लोगों को दिखेगा, अच्छा लगेगा. सुनील जी, कोई प्रश्न पूछेंगे? आप चुप बैठे हैं आज. नमस्ते पीयूष जी और सभी लोगों को. सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया. कोई जो अभी एक इस पे किसी ने वेद का पूरा डिटेल भेजा था, पीडीएफ, जो मुझे काफी पसंद आया.
तो उतना काफी डिटेल में बताया है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर आप उसमें से कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी मैं उसको स्टडी करूंगा तो शायद पूछ पाऊंगा कल या नेक्स्ट टाइम। मैं कर नहीं पाया उतना, आई जस्ट ग्लांस थ्रू। तो उसमें से काफी सारी चीजें हैं जो मतलब समझ में नहीं आई थी, तो मैं भी पूछूंगा आगे। बट अभी जो आप बात कर रहे थे कहानी के लिए बच्चों को बतानी चाहिए, दैट इज आई टोटली एग्री विद दैट। उसमें और एक है कि जैसे अभी सुधा मूर्ति ने काफी बुक्स लिखी है, तो उन्होंने यही काम किया है, वही कहानियां जो पेरेंट्स बच्चों को सुनाते थे या ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते थे, वो उन्होंने उसको बुक्स फॉर्म में अलग अलग तरह से बहुत सारी बुक्स लिखी है, जो काफी अच्छी है। मैं अपने बच्चे को दी भी है, उसको पसंद भी आई है वो बुक्स। अदरवाइज वो जेरेनिमो, स्टिल्टन, वो सब इंग्लिश वो सब पढ़ता है, बट ये भी इंग्लिश में है, लेकिन कहानियां सब हमारी कल्चर की है। इनफैक्ट मेरे को और एक थॉट था कि काफी टाइम से है, मैं कभी करूंगा भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट वो दिमाग में है। तो सब लोग बात करते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर की, कि अभी कॉर्पोरेट कल्चर, लीडरशिप कल्चर, ऑल दैट सब बात करते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली कल्चर बिल्ड करना। तो मेरे दिमाग में है, मैं शायद कभी करूंगा भगवान ने चाहा तो उस पर मैं एक बुक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ फैमिली कल्चर, और स्पेसिफिक टू आर आर कल्चर। तो जो हमारा कल्चर है उससे रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि मुझे वही मालूम है। तो वो कभी हो सकता है मैं एक बुक फॉर्म में लिखूं कि एक आप फैमिली में अपना कल्चर कैसे बिल्ड करें, वॉट एवर कल्चर यू वांट टू गिव, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट। एंड वो शायद कुछ 1-2-3 साल में शायद हो पाए। तो वो है एक दिमाग में। अभी आपने बोला तो पूरा वही मेरा प्लान उसमें चल रहा था। और इनफैक्ट आप जो स्टोरीज बता रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होगी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर के हिसाब से, जो जिसको पेरेंट्स को जितनी मालूम थी, तो जो हमने सुनी और आपने सुनी वो अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर आप उसमें कुछ अगर स्टोरीज का कलेक्शन बनाना चाहें, तो वो हम लोगों के लिए काफी वैल्यूबल होगा, दैट इट कैन कम इन अ बुक फॉर्म आल्सो, कमर्शियल फॉर्म आल्सो। तो उस बारे में सोच सकते हैं, या कुछ लोग मिलके एक कलेक्शन और बना सकते हैं कि हमने ये कहानी सुनी थी जो अभी कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं दिखती है। बहुत सारी सी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसे पोएम्स हैं, गाने होते हैं, फोक सॉन्ग वगैरह, जो कहीं दिखते नहीं है, बट उनकी स्टोरीज को कहीं प्रिंट करके हम उसको आगे जनरेशन में ले जा सकते हैं। ठीक बात। अच्छा पीयूष सर, मेरा एक ये बहुत सिंपल सा डाउट है। जैसे एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, तो माँ तो सबको एक जैसे ही संस्कार देती है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, ओबीडियंट है, सब कुछ फॉलो करता है, और दूसरा बच्चा बिल्कुल अगेंस्ट है? तो ये कैसे होता है? एक ही माँ के 3 बच्चे और एकदम अपोजिट कैरेक्टर। नहीं, ये तो सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। संस्कार तो माँ ने ही दिए ना, माँ नहीं, ने नहीं पुराने दिया। जन्मों के संस्कार भी होते हैं ना, पिछले पुराने जन्मों के जन्म। संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, जो कर्म के पुराने जन्मों के कर्म फल होते हैं, और पुराने जन्मों से जो चल रहे हैं उनकी एटीट्यूड्स, और क्या कहा जाए उसको, अंतःकरण में जो काम चल रहा है उनके, वो तो उनके साथ अटैच होके आया हुआ है ना पिछले जन्मों से। वो उनको फोर्स करता है ना गलत काम करने के लिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जीवन में, आप अपने लोगों के आसपास के लोगों, कईयों के जीवन में ये देखेंगे कि वन मोमेंट इन द लाइफ हैज मेड अ बिग इम्पैक्ट, कि एक इंसान ने सारी जिंदगी भला किया है, बस वो एक मोमेंट में उसने एक गलत निर्णय ले लिया था, उसका सब बर्बाद हो गया। होता है ना ऐसा, सुनते हैं ऐसा। तो ये सब चीजें ये होता क्यों है? क्योंकि ये पुराने जन्मों के जो अंदर बैठे हुए हैं ना, वो सडनली शूट अप करते हैं। और जिन लोगों के बच्चों के अंदर ये चीज होती है, क्यों हर कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते दुनिया में, कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, जो जुड़वा होते हैं वो भी नहीं होते। ठीक। सो होता क्या है, होता यही है कि वो उन लोगों को, क्योंकि पुराने संस्कार हैं और पुराने जन्मों के कर्मफल हैं, प्रारब्ध हैं, ये सब चलता रहता है साथ साथ। एवरी इंडिविजुअल इज अ टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल, टोटली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल। माँ जो कॉमन संस्कार देती है, वो कॉमन संस्कार बच्चों में आते हैं, मगर उन कॉमन संस्कारों से को वो ट्रीट कैसे करते हैं और अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, ये सब पर अलग अलग, सभी पर अलग अलग है। ये भी होता है कि एक बच्चा उन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है, दूसरा बच्चा टोटली रिबल होकर सब कुछ रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना, दोनों बातें होती है।
तो ये चीजें तो बच्चे के अपने पुराने जन्मों के संस्कार और उसके प्रारब्ध और उसके कर्म सब कुछ उसके साथ आए हुए हैं। सेम लाइक ऐसी जैसे चीज- टीचर क्लास में पढ़ाती है तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख लेते हैं, बहुत कुछ बिल्कुल बच्चे नहीं। बिल्कुल, कुछ सीखते हैं कुछ नहीं सीखते, कुछ पेपर के प्लेन बना के उड़ाते रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो टीचर की बात को नोट करते हैं। सब कुछ होता है क्लास में, बिल्कुल सच बात है। आपका वो बंद है, आपकी साउंड। हाँ हाँ नहीं, मैंने कहा कई लोग चौक फेंकते हैं हाँ, टीचर सब कुछ के है ना, एवरीथिंग इज देयर। तो ये चीजें तो बस वो संस्कारों पर है ना, कि कैसा बच्चे के अंदर पुराने संस्कार कैसे हैं, क्या बैठा हुआ है उसके संचित संचित कर्म। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, सब है पुराने। अच्छा पीयूष जी, माँ एक के लिए कहा जाता है, माँ के लिए कहा जाता है कि माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होती है, लेकिन दंड देने के लिए भी माँ बराबर में ही दंड देती है सबको। तो जब उसे दंड देना हो तो वो भी देती है। तो वो सुनील जी ये क्या नहीं कह रहे सोचती थे? कि sorry, जी, मैं ये कह रहा था कि अभी दो चीजें हो गई, एक और बोल देता हूँ। तो अभी जो इन्होंने बोला ज्योति जी ने, तो क्या होता है कि हम लोग जो भी करते हैं, या चाहे मतलब माँ है या बाप है, जो भी है, अनटिल अनलेस उनको ट्रेनिंग मिली है, जो संस्कार बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो अगर उनको सही संस्कार नहीं दिए गए हैं या उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिली है कि अगर आप फादर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कैसे बिहेव करना है, अगर मदर हो तो क्या है, अगर बेटे हो तो क्या हो, मम्मी और व्हाटएवर सिस्टर है तो क्या है, तो वो चीजें कोई सिखाता नहीं है फॉर्मली, जो पुराने गुरुकुल सिस्टम में होता था, अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो जब तक हमें पता ही नहीं है तो हमें जो लगता है, जो हमें ठीक लग रहा है वो ठीक है। सो एवरीबडी थिंक आई एम परफेक्ट, अपने आप को सब परफेक्ट है, जो सामने दूसरा है वो तो गलत ही है। तो अब उसमें कई बार जो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था, बहुत बार ऐसा होता है कि कहानियों में भी है, हिस्ट्री में भी है, और फिल्मों में भी आता है कि कोई सही होता है लेकिन मेजोरिटी को लगता है कि वो गलत है, एंड जीत मेजोरिटी की होती है। तो मे बी फॉर शॉर्ट टर्म, मे बी फॉर नॉट लेटर शायद पता लगता है कि सच्चाई किसके साथ थी, और वो बाद में निकल के आती है। बट वो छोटे ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, जो मेजोरिटी को लगता है कि हाँ ये ठीक है, वो ठीक मान लिया जाता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हो तो अगर कोई नेचुरली कॉन्फिडेंट आदमी है, उसको विजडम है, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। बट हर कोई नहीं हो पाता है, तो दूसरों को कैसे उस समय, ऐसे समय में कैसे कॉन्फिडेंस दें कि वो समय भी कट जाएगा और सच्चाई बाहर आ जाएगी सूनर और लेटर। नहीं तो यहाँ पर एक ही चीज है, अगर आप वो इस वक्त किसी ज्ञानी मान्य पुरुष को पूछेंगे तो यही कहेगा कि ये परीक्षा का वक्त है, यही कहेगा। मतलब अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। यू डोंट हैव टू, बिकॉज पब्लिकली या मेजोरिटी आपके अगेंस्ट में चल रही है या कोई मत आपके विरुद्ध चल रहा है और आपको पता है कि आप सत्य पे खड़े हैं, तो उस सत्य को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, चाहे जो भी हो जाए। बहुत सारी कहानियां हम लोग को मिलती हैं ऐसी भी अपने स्टोरीज में, लेकिन ये चीज माननी पड़ती है कि अपने चरित्र पर और अपने उस पर, सत्य पर टिके रहिए, क्योंकि ये मेजोरिटी की जो चीज चल रही है वो परीक्षा चल, जब वो परीक्षा चल रही है तो उसको परीक्षा समझ के चुपचाप देते रहिए, इवेंचुअली यू विल विन। और नहीं भी सपोज करिए कि इंसान मेजोरिटी के अगेंस्ट में ही खड़ा है क्योंकि अपने ट्रुथ पे विश्वास करता है और उसी पर टिका हुआ है और उसकी मौत हो जाती है। अगर मौत भी हो जाती है तो कम से कम उसको ये रिग्रेट नहीं होगा अपनी मृत्यु पर कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया सत्य। एग्जैक्टली, मतलब कम से कम सबसे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने सत्य को सेक्रीफाइस कर दिया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने बिल्कुल, ये अपनी तो तरफ जरूरी है ना, से अपने 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 अंदर तो ये होना चाहिए ना जरूरी कि मैं ठीक हूँ, टिका हुआ। आप साथ लेके क्या जाएंगे? साथ तो आप कर्म लेके जाएंगे ना, क्या साथ लेके जाएंगे? सच्चाई को साथ लेके जाएंगे, कर्म को साथ लेके जाएंगे, ऑनेस्टी को,
जो प्यूरिटी आपके अंदर है वो आप साथ लेके जाएंगे। अगर उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो जो कॉम्प्रोमाइज है वो कॉम्प्रोमाइज को साथ लेके जाएंगे आप। वो भी अगले जन्मों में आपके साथ लगा रहेगा और यही आपको सताएगा फिर दोबारा। ठीक बात है। फिर आप सोचेंगे कि मैंने क्या गलत काम किया था, व्हाई एम आई सफरिंग। वो तो होएगा ही, होना ही होना है। ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपने चरित्र पर और सत्य पर टिका रहे। ये बहुत जरूरी है। कई बार कैमोफ्लाउज होकर आपके ऊपर अटैक होता है, बहुत बार। कई बार दोस्त बन के मिलते हैं लोग जो असल में दुश्मन होते हैं। ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस पर भी टिके रहना पड़ता है ना। और उस समय, ऐसे समय में उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम ठीक कर रहे हैं, और मतलब इन रियलिटी चाहे वो गलत हो, और वो बाद में कुछ सालों के बाद प्रूव होता है कि नहीं, उनको भी रियलाइज होता है कि हम ही गलत थे, वो ठीक था। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। और ये मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम सक्सेसफुल लीडर्स या ग्रेट लीडर्स जिनके बड़े नाम हुए हैं ग्लोबली, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनके अगर स्ट्रगल देखेंगे तो मोर देन 3/4 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नीचे से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करके, इवन पुराने जमाने के प्रिजन वगैरह होके, फाइट्स करके, तब वो किसी तरह सस्टेन करके विन होके, तब जाते जाते जब वो मतलब उनका एंड ऑफ लाइफ होने वाला था, जैसे नेल्सन मंडेला, इवन गांधी जी टू सम एक्सटेंट, एंड तब जाके उनका पता लगता है कि नहीं, दे आर लाइक ग्रेटेस्ट लीडर। इवन मोदी, जिंदगी भर उनको कितना दबाने की कोशिश की उन्होंने गोधरा कांड वगैरह में, बट बाद में इस एज में आके पता लगता है कि नहीं, वही सही थे, जो दूसरे कर रहे थे वो सारे मेजोरिटी वाज रॉन्ग। तो ये सारा कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी दुनिया में ये रिपीट ही क्यों होता जा रहा है? मतलब कभी तो ये आना चाहिए कि नहीं, लोगों को समझ आना चाहिए कि नहीं, ये प्रोसेस को चेंज करके लेट्स सपोर्ट द राइट पीपल। ये तो जरूरी बात है ना, भगवान राम के टाइम से चला आ रहा है। वो कभी चेंज होगा कि नहीं ये होगा? संसार इसी का नाम है, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जो लोग बुरे हैं वो बुरे दोबारा जन्म लेते हैं, बुरे रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बुरे रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, बुरे रहते हैं। अच्छा होने की उनके अंदर लालसा बहुत रेयरली होती है, और वो कम कम होते हैं जो कि अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे भी हैं जो अच्छे ही रहते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग जो हैं इस दुनिया में हमेशा ही थे, हमेशा रहेंगे। ये तो रहेगा ही हमेशा। तो अभी पीयूष ने जैसे बताया कि लालच और क्या दूसरा क्या था, प्रलोभन या मोह, प्रलोभन, ये तो हर इंसान के साथ चलता ही रहता है। यही तो बात है सबसे ज्यादा, ये सब अच्छाइयाँ साथ साथ हैं, ये भी साथ साथ है। तो इसमें फिर दो चीजें आती हैं, एक तो हुआ कैरेक्टर, दूसरा हुआ कि रेपुटेशन। सो कैरेक्टर मेरे हिसाब से इनर है, आपको पता है आपका कैरेक्टर क्या है, ट्रुथ क्या है, और रेपुटेशन आउटवर्ड है, जो हाउ पब्लिक परसीव्स यू, वो दूसरे आपको कैसे। रेपुटेशन अगर सैक्रिफाइस करनी पड़े तो भी कैरेक्टर के ऊपर से हटना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो डिफरेंस है। कैरेक्टर आपको पता है, रेपुटेशन पब्लिक को पता है, और जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो पब्लिक की उतनी परवाह करते नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप करते जाते हो। बिल्कुल ठीक बात, यही तरीका है। कैरेक्टर यही होता है कि जो अपने कैरेक्टर पर टिका रहे, अपने सत्य पर टिका रहे, रेपुटेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। रेपुटेशन तो बनती बिगड़ती रहती है, और बनाते बिगाड़ते रहते हैं लोग। हाँ, कोशिश करते हैं। इसका इम्तिहान, कैरेक्टर का इम्तिहान इंसान के साथ पल पल में होता रहता है, पल पल। हर पल, बिल्कुल हर पल होता रहता है, एकदम बिल्कुल सच बात है। हर पल उसका इम्तिहान होता रहता है, और वो हर पल टिका ही तभी रहता है जब वो उस पर फर्म टिका रहे, तो नहीं तो पता नहीं चलता कब लुढ़क जाएगा। बहुत जरूरी है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? आज बहुत लाइट रहा हमारा सेशन। पता नहीं इसको रिकॉर्ड करके भेजूंगा या नहीं भेजूंगा किसी को, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, बट ये ऐसे डिस्कशन होने भी जरूरी है। हाँ जी, मैं बोला ऐसे डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन तो बहुत जरूरी है, हमारी डिस्कशन तो जरूरी। बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन कभी कभी इन सब चीजों की क्लैरिटी होनी जरूरी है ना, हम लोग को जरूर बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है हमारे जीवन में इस चीज। और अगर
अपने में ही सोचें तो दूसरी बात होती है, मगर जब किसी आसपास के ग्रुप से लोगों से इसके बारे में डिस्कशन की जाए तो रीअफर्म हो जाती है, अपने ही अंदर रीअफर्म हो जाती है कि व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट बैड, इट्स करेक्ट। एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, रीअफर्म हो जाती है। हाँ जी, कोई और प्रश्न है आज, कुछ पूछना है? अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पढ़ के थोड़ा रेडी करके आऊंगी, लेकिन हुआ नहीं पूरा टाइम। तो कल हम डेफिनेटली हमने सोचा है कि थोड़ा पढ़ाई करके जितना सीखा है उसमें से डेफिनेटली डाउट पूछेंगे। तो सर थोड़ा ये जो आपने 4 युग के बारे में बताया था ना, और उसका ड्यूरेशन बताया था आपने, तो वो अगर एक बार आप फिर से बता दें, और अगर उसका कुछ सार है, जैसे कलयुग में जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसके लिए कलयुग जाना जाता है या इसके लिए द्वापर युग जाना जाता है, वो एक बार रिपीट कर देंगे तो थोड़ा मुझे आपने बताया था एक बार। उसमें उसके नाम से ही पता चल जाता है। सतयुग मतलब होता है जिसमें सत्य की ज्यादा फैलाव रहता है। वो किस चीज के लिए फेमस है, मतलब सतयुग में सबसे पहले क्या हुआ था, वो कौन सतयुग से? जो होता है उसमें सत्य जो होता है उसकी विजय रहती है। तो वो लोग जो उसमें जन्म लेते हैं या उसमें जितने लोग होते हैं वो सब इस चीज को मान के चलते हैं कि हमको सत्य को फॉलो करना है, जो परमात्मा ने सत्य दिया है उसको फॉलो करना है। तो सत्य को फॉलो करके ही वो सतयुग में रहते हैं। और सतयुग जो होता है वो सबसे ज्यादा लंबा बड़ा होता है, ईयर्स वाइज सबसे बड़ा होता है, और सतयुग बहुत ज्यादा सालों तक चलता है। जब सतयुग, हरिश्चंद्र हाँ जी, राजा, ये जो हरिश्चंद्र राजा वगैरह जिनके बारे में हमने पढ़ा वो सब सतयुग में थे। आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि सतयुग में थे या उसके अगले युग में भगवान राम के युग में थे। मेरा ख्याल है वो भगवान राम के युग में थे। पर सतयुग में मोस्टली क्या होता है कि जो वेद हैं और वेद की जो विद्या है इसकी इम्पोर्टेंस और ये इसका फैलाव ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हमारे पास आज जो भी वैदिक लिटरेचर अवेलेबल है या जो भी हम उस पर चिंता करते हैं उसकी जो फाउंडेशन है वो सारी सतयुग में ले हुई। तो जब सतयुग आएगा तो फिर उसी तरह से ऋषि होंगे, उसी तरह से सत्य पे बात होगी, उसी तरह से वही चीज चलेगी। पहला तो कितना ड्यूरेशन तक चला था? उसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि मैं कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ हाथ में तो आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। मैंने कलयुग का है 4 लाख। हाँ पहले कलयुग को ले लीजिए ना, आपकी 432000 या 4,32,000 साल, ये कलयुग की उम्र है जी। द्वापर उसका डबल, 32,000 उसका डबल। 8,64,000। हाँ 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो गया। त्रेता त्रेता में आप 4,432000 और जोड़ लीजिए तो 12 लाख। 13 लाख, क्योंकि 64 plus 32 96, 12,96,000। 1296, 12,96,000। 12,96,000। इसमें हम 4 सतयुग में और 4 लाख जोड़ें। और सतयुग के लिए आप 432000 और जोड़ लीजिए। ये क्यों ऐसा हम 432 ये क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये फिर वो 17,28,000 वर्ष का हो जाएगा सतयुग। ठीक, 17,28,000 वर्ष का सतयुग हो जाएगा। 17,28,000। हाँ, अब इन चारों को अगर आप जोड़ लें 17,28,000 प्लस 12,96,000 तो 43 कैसे? प्लस 8,64,000। अगर आप सबको जोड़ लेते हैं तो
तो आपके हाथ में 43,20,000 आ जाता। ठीक है, तो अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, तो ये कलयुग में 4,32,000 में अभी कितना बचा हुआ है? वेयर आर वी? 5,000 साल ही हुए हैं, हाँ अभी तो बच्चा है कली। अभी तो बहुत बचा है। शुरू हुआ। कलयुग के बाद खत्म, वापस से फिर सतयुग शुरू हो सतयुग जाएगा, शुरू हो right? जाएगा फिर से, बिल्कुल। बीच में प्रलय। प्रलय के नहीं, प्रलय बाद नहीं होती है बीच में, लेकिन वो सतयुग शुरू हो जाएगा बीच में वो फिर से। जगह तो स्थान बदल जाएगा ना, कहीं और होगा। अब इसमें ऐसा है कि जब आप इन चारों को जोड़ते हैं तो फिर आपके हाथ में 43,20,000 की फिगर आती है, करेक्ट। अब 432 आ गया ना आपके पास फिर से, या करेक्ट। करेक्ट। अब जब आप युग करते हैं कि ये एक चतुर्युग हो गया ना, ये कैलकुलेशन हमने की 43,20,000 की, ये एक चतुर्युग हो गया, चतुर्युगी, ठीक। चारों युग मिले हुए हैं एक साथ, वो हो गए 43,20,000 साल के, करेक्ट। तो टोटल मिला के 1,000 चतुर्युगी होती है एक क्रिएशन के अंदर। तो 432 43,20,000 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1000 चतुर्युगी होते हैं और एक one क्रिएशन, एक पूरी कल्प के अंदर या क्रिएशन के अंदर उसके बाद प्रलय। ये होती है एक क्रिएशन। अब ये क्रिएशन जो है पूरी, सॉरी क्या बोला सुनील जी? नहीं, मैं पूछ रहा था उसके बाद में जो बोलते हैं प्रलय, वो 1000 टाइम के बाद में आए। उसके बाद प्रलय होती है, और प्रलय की उम्र भी उतनी ही होती है जितनी क्रिएशन की होती है, ओह, ठीक है। तो ये जो क्रिएशन की उम्र आपको मिल गई 43,20,000 इंटू 1000, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्रिएशन की उम्र है। अब इस क्रिएशन की उम्र को आप 14 में डिवाइड कर लीजिए, 14 में। जब आप 14 में डिवाइड करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो पहले के कुछ साल हैं उसमें पहले के कुछ 14 के अंदर जो भाग हैं उनको मनवंतर कहते हैं, 14 मनवंतर, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहले के जो मनवंतर जितने भी हैं उनमें तो क्रिएशन बननी शुरू होती है। तो पहले मनवंतर में तो कुछ बना ही नहीं है, सिर्फ एक्टिवेट हो गए सारे के सारे एटम्स और उन्होंने एक्टिवेशन करके कुछ करना शुरू कर दिया। तो सेकंड क्रिएशन के अंदर, सेकंड मनवंतर के अंदर महाभूत बनने शुरू हो गए, तो उसके पिंड बनने शुरू हो गए। फिर थर्ड क्रिएशन के अंदर वो हिरण्यगर्भ बना, हिरण्यगर्भ फटा, फिर उसमें से चीजें इधर उधर बिखरने लगी। फिर पांचवी मनवंतर के अंदर सारी ग्रेविटीज, मैग्नेटिक्स, ये सारे फोर्सेस बने। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमने युगों की कर ली, 1000 युगों की, लेकिन ये सब क्रिएशन बनने में बहुत टाइम लगता है। ये छठा मनवंतर जो आएगा आपका, छठे मनवंतर के अंदर पेड़ पौधे और कुछ पशु पक्षी बनने शुरू हो जाते हैं, मछलियां और कुछ और, ठीक है। और सातवां मनवंतर जो होता है इसको हम कहते हैं वैवस्वत मनु का मनवंतर। वैवस्वत कहते हैं सूर्य को, ठीक है। विवस्वान कहते हैं सूर्य को, विवस्वान। तो ये सातवां मनवंतर जो है, इसमें सन जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेटेड होता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेटेड होता है, इसको विवस्वत मनु कहा जाता है, सातवें को। और इस मनु के अंदर जो सूरज होता है वो पृथ्वी को इम्प्रेग्नेट करके मनुष्यों को जन्म देता है, या हर किस्म के जीवों को जन्म देता है। वो सूरज की ही ताप है जो कि धरती के अंदर पड़े हुए, बारिश से पड़े हुए बीजों को बड़ा करके जन्म के रूप में मनुष्य को भी, पशु पक्षियों को भी, सबको जन्म देती है। इसीलिए इसको विवस्वान मनु कहा गया है। तो जो सूरज में इतनी शक्ति होती है उस वक्त, ठीक है। सूरज की शक्ति अभी भी है, सिर्फ पृथ्वी की शक्ति जो है वो अब घट गई है। उसी तरह जैसे किसी माँ की शक्ति घट जाती है बच्चे पैदा करने की एक उम्र के बाद, बिल्कुल उसी तरह ये जो पृथ्वी है इसकी शक्ति जो है बच्चे पैदा करने की, वो थोड़े दिनों बाद घट जाती है। तो उसी तरह से वो फिर, अब वो क्या है, कीड़े मकोड़े तो पैदा करती है अभी भी,
या छोटे छोटे जानवर छोटे छोटे बाकी चीजें पैदा करती है, मगर बड़ी चीजों को पैदा नहीं कर पाती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह चलता है। और इसके बाद 8वां मनवंतर जो है वो उसमें हीट बढ़ जाएगी और 8वें मनवंतर के खत्म होते होते तक मनुष्य खत्म हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां वो सारे मनवंतर जो हैं वो डिस्ट्रक्शन के मनवंतर ही होंगे कि प्रलय किस तरह आस्ते आस्ते जैसे बने थे वैसे ही बिगड़ने शुरू हो जाएगा और फिर 14वें मनवंतर के एंड तक बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जितना ये पीरियड है आपके हाथ में, हमने ईयर्स में कैलकुलेशन की है इसको, मानव के ईयर्स में, मनुष्य के ईयर्स, जो 43,20,000 आपको हमारे ह्यूमन वर्ष हैं, ह्यूमन ईयर्स। हमने सारी कैलकुलेशन ह्यूमन ईयर्स में की। बिल्कुल उतना ही पीरियड ऑफ ह्यूमन ईयर्स कैलकुलेट कर लीजिए जिसमें वो प्रलय रहेगा, जिसमें इस सृष्टि का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्रलय रहेगा। और फिर उसके बाद ये दोबारा से सृष्टि उतने ही ईयर्स के बाद फिर उसी तरह बननी शुरू हो जाएगी। यथा पूर्वत कल्पया, जैसे पहले कल्प किया था वैसे ही फिर कल्प परमात्मा। तो ये कैलकुलेशन इस तरह की बनी हुई है और उसी पे चलती हैं। ये 432 जो है, ये 432 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही हमारी और आपकी आवाज ट्रेवल करती है। अगर ये 432 मेगाहर्ट्ज नहीं होंगे तो हमारा आप सुन नहीं सकेंगे, आवाज हमारी ट्रेवल नहीं करेगी। ये 432 जो है इसके बहुत सारी और एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको कि ये फिगर क्या है 432 की, मगर ये 432 ही है जो सारी कैलकुलेशंस हमको करवाता है। ठीक है, कुछ मिला आपको आंसर? हाँ जी बहुत कुछ मिल गया। तो सतयुग जो है वो लाइक फॉर्मेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, उसके लिए हर सत्य को स्थापित करने के लिए सतयुग होता है। त्रेता युग जो होता है वो होता है मोस्टली आइडियल, व्हाट शुड बी देयर, जो होना चाहिए, चाहे वो हरिश्चंद्र हो चाहे भगवान राम हो, होना क्या चाहिए, जो होना चाहिए कि हम सत्य पे खड़े हैं, हम एज एन एग्जाम्पल हैं सारी मैनकाइंड के लिए। वो सत्य का एग्जाम्पल जो है वो सेट होता है त्रेता युग में। द्वापर युग में जो होता है वो होता है जो हो गया, आइडियल नहीं है, जो यथार्थ है, यथार्थ नहीं है, जो हो गया, जो हो रहा है, ठीक है, जो घट गया है। तो होना चाहिए था कि भगवान राम के युग की तरह के सारे होते, मगर हो गया क्या, जो दुर्योधन और कृष्ण के युग का है। तो महाभारत द्वापर युग में हुआ था। करेक्ट। और कलयुग जो है वो सबके फल भुगतने का युग है। सब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए कलयुग में आते हैं। कलयुग का मतलब ही है कि फल भुगतो। तो 43,20,000 सालों तक हम सबको अपने अपने पुराने फल भुगतने के लिए जन्म लेते रहना पड़ेगा। या हम अपने कर्मों से मोक्ष पा सकते हैं। इसमें फिर बहुत बड़ी उम्र चाहिए इसके लिए तो। बार बार आना जाना पड़ेगा। सॉरी सुनील प्लीज इसमें दोनों बातें होंगी। मैं भी उसी के कनेक्शन में ही बोल रहा था। तो ह्यूमन जो जन्म है वो ह्यूमन लाइफ ही हो, जरूरी नहीं है वो सारे उसमें नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं बोलते हैं हो जाएगा। कोई जरूरी, जितनी मुर्गियां खाई हैं उतनी बार मुर्गी का जन्म लेना पड़ेगा पे बैक करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये बहुत ही दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि इसकी वर्किंग कुछ तो बेस होगा, वो कुछ जो हमें नहीं मालूम कि कैसे किया होगा उन्होंने, वो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं ब्रीफ में? किस वर्किंग का, किसका बेस? वर्किंग आई है ये, मतलब ये किस बेस पे करते हैं, इतने साल का है कैसे? बिकॉज इतना लंबा तो कोई जिया नहीं, तो कैलकुलेट तो किसी 1-2 जनरेशन ने किया होगा या 2-4 जनरेशन। ये चीज जो है ये हमको अथर्ववेद में से मिलती है। अथर्ववेद हमको बताता है कि सृष्टि की आयु 4, 3, 2 और 7 शून्य, ये सृष्टि की आयु है। ठीक है, ये अथर्ववेद बताता है।
कि 4 3 0 4 3 2 और 7 0 ये सृष्टि की आयु है। तो जब अथर्ववेद हमको ये सारे फिगर्स बता रहा है तो लोग जो मैथमेटिक्स आज ढूंढते हैं कि कब हमारे ग्रीक लोगों के पास फिगर्स आई थी और इजिप्शियन लोगों के पास 4 and 3 and 1 आया था, वो सब भूल जाइए, बोलने दीजिए उनको जो बोलते हैं। हमारे अथर्ववेद के पास फिगर्स पहले ही थे। कुछ वो लोग कॉपी करके बाद में उसको ट्रांसलेट हाँ, करके वो छोड़ दीजिए सबको। हमको तब पता था कि 4 3 2 क्या है, और उसके बाद जो इसकी डेफिनेशंस और डिविजन्स होती है ना, एग्जैक्टली वो फिर बाकी के ग्रंथों में भी और सूर्य सिद्धांत में भी और सब में इनको कैलकुलेट करके बिल्कुल बराबर बराबर किया गया। और जहां पर ये पूरी की पूरी फिगर्स एग्जैक्टली मैच कर जाती हैं, वो वैदिक सिद्धांत के साथ सेट होती हैं। तो जहां वो वैदिक सिद्धांत से सेट होती हैं, हम उसको मान्यता देते हैं कि हाँ ये ठीक है ना। इस तरह से हमको ये पता चला है, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को पता चले कि हमने क्या लिया है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऋषि मुनि जो हैं, जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं या पढ़े हैं, उन्होंने हमको ये बताया कि ये लिखा गया, ये बताया। तो हमने उनको ही कैलकुलेशंस कर करके आज तक उसको बताया है। सर ऐसे कहीं वेद में लिखा है क्या कि एक साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अर्थ ही नहीं है या एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है, और उस तो एक साथ बोलते हैं कि चारों युग भी चल रहा है, ये सही है? कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं कलयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात। बहुत सारे यूनिवर्स चल रहे हैं और बहुत सारी जगह ऐसी चल रही है, और बहुत बड़े यूनिवर्स में हमको पता भी नहीं है कि कितना बड़ा और कितने चल रहा है। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं लोगों ने तो कोई हमारे जैसी कोई 900 या कितनी सृष्टियां पता कर ली हैं कितनी चल रही हैं। तो 900 तो उन्होंने पता कर ली हैं, अभी और कितनी है जो इनको पता नहीं है और कहाँ कहाँ चल रही है, अब देखो। तो एक मेरा क्वेश्चन है सर इसमें पीयूष, एक तो जैसे सतयुग से कलयुग तक जो देख रहे हैं, जितना हमें समझ में आ रहा है, तो मतलब कि चीजें अच्छी से बुरी होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि लोग जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे जन्म ले रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो सतयुग में सब अच्छे थे, आज ज्यादा बेईमान हो गए, अच्छे कम बचे हैं। तो इसका क्या मतलब कि लोग बुरे कर्म करते जा रहे हैं और फिर जन्म लेते जा रहे हैं, तो नहीं, फिर बुराई बढ़ती है। सतयुग में सब अच्छे थे ऐसा नहीं है। सतयुग में भी असुर और बुरे लोग थे, ठीक है ना। सतयुग में भी तो रावण था ना, और बाकी राक्षस भी थे। तो सतयुग में भी बुरे लोग थे, लेकिन सतयुग में जो है, सतयुग में आइडियोलॉजिकली नहीं, त्रेता में थे वो, लेकिन सतयुग में आइडियली समझाया बताया यही गया कि प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश होते हैं, सत्य की एस्टैब्लिशमेंट होती है, उसी का प्रचार होता है। लेकिन त्रेता के आते आते तक उसका इफेक्ट थोड़ा कम होना लगता है, तो लोग दोनों किस्म के होने लगते हैं, अच्छे बुरे दोनों। और त्रेता में जो बुरे लोग होते हैं वो फिर द्वापर में जाकर और भी स्ट्रांगली बुरे हो जाते हैं और भी बुरे होते रहते हैं। और द्वापर में जो आइडियोलॉजीज हैं वो सैक्रिफाइस हो जाती हैं, और जो होना चाहिए उसकी जगह जो हो रहा है वो होता है। और फिर सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए कलयुग में जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए कलयुग में आप देखेंगे क्लेश, द्वेष, वॉर, युद्ध, ये सब बहुत ज्यादा है। बाकी घटन जो है, बाढ़ जो आएगी बहुत ज्यादा आएगी, वॉल्केनोस ज्यादा चलेंगे, सुनामी ज्यादा होंगी, सब कुछ होगा, मगर ये ज्यादा होगा देन इट हैज बीन इन द प्रीवियस टाइम्स। क्योंकि इसको लोगों को सफर करना है और भुगतना है, और भुगत भुगत के मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जिन लोगों की आत्माएं उस वक्त त्रेता में या द्वापर में मोक्ष प्राप्त कर गई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जन्म नहीं लेंगे, उनको जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं, वो भुगतेंगे भी नहीं। तो वो जन्म नहीं लेते तो कहाँ जाती है वो आत्माएं, वो वो जो मोक्ष एनर्जी? करके परमात्मा के साथ यूनिवर्स में एक स्पॉट में बैठी रहती है, बिल्कुल आनंदमय रहती है अपने उसमें उद्देश्य। उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्माएं टिकी रहती हैं। बोर नहीं हो जाती है? बहुत एक्सपेंसिव सब्जेक्ट्स हैं ये, बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपेंसिव सब्जेक्ट्स हैं, और समझने के लिए सोचते रहना पड़ता है इस पर, और सारी बातें कोई समझ में आ जाएंगी ये भी जरूरी नहीं है, मुश्किल होती है।
श्वेता का एक जेन्युइन डाउट आया है, बताइए वो पूछ नहीं रही है, वो बताइए। बोल रही है, जब आत्मा ऐसे बॉक्स मिल जाएगी और बैठे रहेगी तो बैठे बैठे बोर हो जाएगी। आनंद आनंद के भोग में रहेगी ना, तो आनंद मिलता रहेगा, आनंदमय रहेगी, जन्म लेने की इच्छा नहीं होगी। जन्म लेने से दुख भुगतने पड़ेंगे, उस दुख में जाने की उसको इच्छा नहीं रहेगी, इसलिए कोई बोर्डम का सवाल ही नहीं पैदा होता। बोर तो तब होंगे जबकि जन्म में जन्म लेंगे और दुनिया देखेंगे, दुनियादारी देखेंगे, तब लगेगा कि हमको बोर्डम हो रहा है। वो समाधि स्टेज हो जाएगी, साधना वाली स्टेज हो जाएगी, जब उससे बियॉन्ड की स्टेज होएगी। बिल्कुल जैसा आप सोते हैं, आप जब सोते हैं रात को, तो जब बहुत डीप स्लीप होती है तो आपको कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा जब डीप स्लीप होती है, गाढ़ गूढ़ी नींद होती है, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि 1 घंटा बीता है या 6 घंटे बीते हैं। राइट। और उसके बाद उठने से आपको आनंद का ही एहसास होता है, कोई दुख नहीं होता। तो उसी तरह से उसकी और भी एक नेक्स्ट स्टेज आप ले लीजिए, उसकी भी एक नेक्स्ट स्टेज ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो आत्माएं उसी स्टेज में रहती हैं, बड़े आनंद में, बड़े शांत, बड़े अच्छी तरह से रहती हैं। वही मोक्ष की प्राप्ति है। अब जैसे डीप स्लीप में आपको नहीं लगता कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा लगता है। वैसा ही है। और कोई डाउट, कोई और बात, कोई और प्रश्न? कल करेंगे कल। हाँ, कल के लिए प्रश्न तैयार रखिए। कल के लिए तैयार रखते हैं। हाँ जी। फिर कल मिलते हैं, ठीक है। आज थैंक यू सबको, नमस्ते। नमस्कार। कल मिलते हैं। कल पीयूष जी मैं नहीं मिलूंगी। चलिए कोई बात नहीं, ओके, एंजॉय। नमस्कार। नमस्ते।